लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी लिस्टिंग एंट्रीज में किसी को कोई इशू है, किसी ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन है अभी पूछ हम आगे मैम 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 जो कल आपने एक्सेल पे सॉल्व किया था और आपने सेंड किया था, लेकिन वो एक्सेल फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कुछ है ही नहीं। जो मैंने सॉल्व किया था बेटा वो वहीं पर आपकी फाइल में मैं अभी शेयर करके मैं आपको उसमें मैंने जो है आप अपनी जो आपकी फाइल है ना आपकी जो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है। यस मैम। आपकी फाइल है इसके बीच यहाँ पर मैंने ये शेयर कर दिया था ये चैप्टर रिव्यू मैंने आपको मैम ये हमारे लिए फिर एम्प्टी क्यों आ रहा है, मतलब इसमें कुछ लिखा ही नहीं आ रहा। नहीं लिखा आ रहा नो मैम। वो जो पहले जैसे मैंने फाइल शेयर की थी वो आपके पास लिखी हुई आ रही है यस मैम, वो लिखी हुई आ रही थी। यहाँ से ऑनलाइन जो लिखा जा रहा है उसमें कुछ तो ऐसा कर तो आपके पास दोबारा से यहाँ पर फाइल अपलोड कर दो। यस मैम। ये वाली फाइल मैंने बिल्कुल यहीं से बनाई थी तो मैंने फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर शायद आप है Whether we are working on that, I don't know. मेरे सिस्टम में कोई इशू है कि क्या है, ये जो है ना माइक को जो है सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो है ये लेकिन खैर मैं कल भी इसके ऊपर बड़ा टाइम गुजारा कि शायद मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकूं। Ma'am, I'm unable to understand what you're saying. It's not clear enough. अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मैम आ रही है but it's not इतना loud नहीं है. We can't hear you properly. I don't know, there is some issue with my phone with my laptop actually. I have another laptop लेकिन उस पे अगर मैं ट्राई करूंगी तो वो इतना छोटा है कि मैं उस पे ये सारी चीजें खोल के आपको नहीं दिखा सकती हूँ और मुझे खुद भी फिर उसको देखने में तो उसमें मैंने रात को चेक किया था तो उसमें जो है माइक बिल्कुल सही काम कर रहा था लेकिन उसका फिर वो इशू है इसीलिए मैं अपने वाले के साथ स्टिक कर रही हूँ और यहाँ पर फिर इसमें जो है ना आवाज लेकिन खैर वो आवाज जो है उसमें आपको वीडियो में मैं दोबारा फिर चेक करती हूँ वहां पर ये आवाज इसकी सही आती है मे बी ड्यूरिंग द जो है कॉल देयर मे बी सम डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर साइड सम फ्रॉम माइन तो वो कंबाइन होके वो इस तरह से लगता है लेकिन फिर जब ये रिकॉर्ड करता है तो ये वहां पर इसकी आवाज जो है बैलेंस आउट हो जाती है थोड़ा सा बेहतर मैं आज इसके ऊपर फिर थोड़ा सा काम करूंगी। जी जी मैम ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है उनके लिए भी वाईफाई जो है मतलब इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों का आजकल जो है ये लाइट का बहुत मसला हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से वो नहीं है। अगर आता भी है कुछ 5-10 मिनट का फिर वापस चला जाता है और नेट का भी इशू है। वो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मैं अभी तक सुन नहीं पाया हूँ। तो मैम जब भी मैं उसे सुनूंगा तो तब मैं अगर सवाल करूँ तो फिर सही होगा क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है अभी मुझे तो क्योंकि इंटरनेट का वो मसला हो रहा है लाइट का मसला हो रहा है तो वो मैं अभी नहीं सुन पा रहा हूँ मैम वो लेक्चर्स। कोई इशू नहीं जब भी आप सुन लें उसे आपको कोई मसला उसमें नजर आए या कोई प्रॉब्लम ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो आप यहीं पे टीम्स पे मुझे जो है ना मैसेज छोड़ दें मैं आपको उधर से समझा दूंगी ठीक हो गया। थैंक यू मैम। मैम लास्ट लेक्चर वाज वेरी कंफ्यूजिंग। हाउ कम क्या कंफ्यूजन था क्या हो गया? मैम एडजस्टिंग द एंट्रीज इट वाज वेरी हार्ड, मतलब
समझ नहीं आ रहा उसमें कौन सी मतलब अकाउंट को हमने डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। चले आज ऐसा करते हैं कि हम लोग उसको एक दफा फिर थोड़ा सा टच करते हैं, सही है। क्वेश्चन भी ऐसा सॉल्व करेंगे जिसमें फिर जो है ना हम लोग एडजस्टमेंट भी करें और फिर हम लोग जो है ना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाए। वैसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इतना बड़ा कोई जो है ना चीज़ नहीं है, वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई करना है। तो बकाया चीज़ें तो उसकी एज इट इज़ है, समझने वाली बात एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को हम लोग थोड़ा सा आज फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। Ma'am, can I ask a question? यस। Do I have to revise everything that we've been through in the past? Because I mean, आगे जो कुछ अभी आप पढ़ाएंगी, इसकी बेसिस पहले पढ़ाई है आपने या it's completely new? नहीं बेटा, जो भी कुछ पढ़ाया है वो सारा लिंक्ड है ना, तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स ताकि आपका जो है वो आइडियाज़ के ऊपर क्लियर हो जाए कि पहले क्या पढ़ा था, अभी क्या है। बीच में से पकड़ेंगे तो फिर शायद वो जो है कंफ्यूजन हो जाए आपको। Thank you, ma'am. तो हम बात कर रहे थे जी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। आप लोगों के दोबारा से चलते हैं एक दफ़ा एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ, ताकि हमें पता चल सके कि हम कर क्या रहे थे। यहाँ तक तो ये बात क्लियर है कि जी हमने कहा कि एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत हमें किस लिए होती है। हमने कहा कि जी जब एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है, अकाउंटिंग साइकिल मे बी दैट इज़ ऑफ वन मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, बाइनअल है या जो है ना क्वार्टरली है कि एक साल में 4 दफ़ा होता है या 2 साल में होता है। वो अकाउंटिंग पीरियड हम सब की अपनी डिस्क्रिप्शन है, आपके मैनेजर्स की डिस्क्रिप्शन पे है कि जी वो क्या चाहते हैं कि कितने अरसे का अकाउंटिंग पीरियड हम लोग रखें। तो ये चीज़ तो क्लियर थी। फिर हमने ये भी कहा कि अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल अपना एक वो साइकिल को कंप्लीट करता है। जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो पूरा अपना एक साइकिल पूरा करता है और दोबारा से फिर जीरो से स्टार्ट होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मैंने आपको कहा कि जी पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं और जब एनालाइज करते हैं आप उसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या जर्नल में इंटर करते हैं उसे। जब आपने जर्नलाइज कर लिया उसके साथ साथ तो लेजर में पोस्ट करते जाते हैं। इस चीज से यहाँ तक आने के अमल को पोस्टिंग कहते हैं कि जी यहाँ से जब आपने उठाया एंट्रीज को लेजर में उसके पोस्ट किया वो पोस्टिंग है, और जब आपने जर्नल में उसे लिखा तो वो जर्नलाइजिंग है। ये दोनों चीजें जर्नल या लेजर ये थ्रू आउट एक अकाउंटिंग पीरियड दे आर यूज्ड एज एन टूल, रिकॉर्डिंग टूल। यानी थ्रू आउट अकाउंटिंग पीरियड जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन हुई आप क्या करते हैं, आप उसको इमीडिएटली जर्नलाइज करते हैं और साथ ही साथ उसको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट भी करते जाते हैं, यानी लेजर में भी रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब होता क्या है, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, उस वक्त इन दोनों चीजों की जरूरत खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने क्लोजिंग के प्रोसेस को शुरू करना है। क्लोजिंग का प्रोसेस जब शुरू करते हैं तो उसमें एक नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आ जाते हैं जो हम लोग बनाते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए जो डेटा है वो हम लोग कहाँ से उठाते हैं, लेजर से उठाते हैं। क्योंकि लेजर में ऑलरेडी जर्नल का सारा डेटा हमारे पास सॉर्ट आउट होके पड़ा हुआ होता है, इसलिए जब हम लेजर का डेटा यूज कर रहे हैं तब हमें जर्नल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल में जो कुछ है वो लेजर में मौजूद है। अब जो इसके बाद वाला स्टेप है, यानी जो क्लोजिंग के टाइम पे स्टेप हम फॉलो करते हैं, सब ट्रायल बैलेंस। उस दिन हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है, इट इज जस्ट टू चेक योर बैलेंसेस whether the debit side is equal to the credit side or not। जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट किस लिए करते हैं, आप जरा दोबारा से बात करते हैं इस बारे में। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी कोई भी बात मेरी जो मैं कह रही हूँ समझ नहीं आ रही, तो इमीडिएटली मुझे बताएं कि जी इस जगह पे ये चीज हमारे सर से गुजर गई, हमें नहीं समझ आया कि आपने क्या बोला। ठीक है, अच्छा Ma'am, can you explain who's the ledger?
बेटा लेजर्स आर एक्चुअली खाता, ठीक है, जिसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लेजर क्या है, हमने कहा था जर्नल जो है, जर्नल की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से, इसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस अकर होती जाती हैं, यानी जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन हुई उससे आपने रिकॉर्ड किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगराइजेशन, यानी आप कैटेगराइज नहीं करते हैं कि जी कैश है तो सारी कैश की ट्रांजैक्शन एक जगह लिखनी चाहिए, और अकाउंट रिसीवेबल है तो उसकी ट्रांजैक्शन एक जगह रखनी चाहिए, नहीं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी तारीख पे कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है और कौन सी पहले हो रही है कौन सी बाद में, उसी के हिसाब से आप उसे क्या करते जाते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब यही ट्रांजैक्शंस उठ के आप लेजर में डालते हैं तो दिस इज योर लेजर, जो हम लोगों ने उस दिन बनाया था कि जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं जब लेजर में आ जाती हैं तो जर्नल की अहमियत या जर्नल की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, आप अपने रेडीमेड बैलेंसेस जो है लेजर से उठाते हैं। देखिए, why we switched from journal to ledger, because here you can see there are a number of transactions involving cash, but if we want to know what is the balance of cash at the end of an accounting period, then we may have to go through each and every transaction to see that what balance is currently present in our account. Ledger इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये सारी चीजें हमें बार बार नहीं देखनी पड़ रही। जब यहाँ पर आया कि 1 जून को कैश जो है 60,000 पे डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया कि जी 60,000 हमारे पास बैलेंस आया है। फिर जब 2 जून को हम लोगों ने कैश की ट्रांजैक्शन लिखी कि 40,000 हमने दिए हैं, तो 2 जून को 40,000 उससे क्रेडिट हो गया। यानी जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक बैलेंस आ गया जो हमें बताएगा कि जी इस वक्त कैश का जो अकाउंट है उसमें ये बैलेंस मौजूद है। ये सारा काम, ये रेडीमेड बैलेंस हमें जर्नल से नहीं मिल सकता था। इसे यहाँ से उठा के यहाँ लाने का मकसद ये है कि जी ये बैलेंस हमें मिल जाए, हमें बार बार जर्नल को खोल के तमाम ट्रांजैक्शंस को चेक न करना पड़े, बल्कि हम एक ही अकाउंट खोलें और वहाँ हमें पता चल जाए कि जी कितना जो है हमारे पास बैलेंस इस वक्त मौजूद है। इसलिए हम लेजर बनाते हैं, और लेजर जो है वो हर अकाउंट का बनता है, भले वो टेम्पररी अकाउंट्स हैं या परमानेंट अकाउंट हैं। टेम्पररी अकाउंट्स हमने कहा था कि जी कितने हैं, टेम्पररी अकाउंट्स 2 हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में 0 से शुरू होते हैं और आखिर में उसका बैलेंस हम लोग दोबारा 0 कर देते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं कि ये टेम्पररी अकाउंट्स हैं। जो परमानेंट अकाउंट है वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और आपके ऑनर्स इक्विटी है। ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि एक अकाउंटिंग पीरियड में इनका जो भी बैलेंस होता है वो दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में चला जाता है। अब जैसे यहाँ हम कहें कि कैश का जो बैलेंस है 30 जून को 8,640 था, इट मीन्स कि जब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई को ऑटोमेटिकली ये 8,640 ऊपर ऊपर हमें नजर आएगा कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है 1 जुलाई को 8,640, जो पिछले महीने से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये परमानेंट अकाउंट होने की वजह से है। अब जो हमारे ये जितने भी हमारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, या मैं उन्हें क्यों टेम्पररी अकाउंट कह रही हूँ, वो तब तक मैं उसको पूरी तरह से आपको नहीं समझा सकती जब तक हम लोग क्लोजिंग पर ना पहुंचे, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने किया है, और ट्रायल बैलेंस के बाद अब हम लोग जो है एडजस्टमेंट को आज दोबारा से एक दफ़ा देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट को कैसे फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं वो देख लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग क्लोजिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जी ये टेम्पररी अकाउंट्स को हम लोग टेम्पररी अकाउंट्स क्यों कह रहे थे, हम इसे कैसे जो है ये 0 से शुरू होके आखिर ख़त्म 0 पे कैसे होते हैं, वो हमें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। ये लेजर बनाने जब हमने बना लिया, यानी हमने कहा कि जी आपने पूरा अकाउंटिंग पीरियड गुजार दिया है, जर्नलाइज भी कर लिया है और लेजर्स भी बना लिए हैं। इसके बाद हमने कहा था कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। तो इस लेजर की अफादियत अब ये है कि इधर पे जो आपके पास बैलेंस मौजूद है वो लेजर में एज इट इज चला जाता है। ये देखें 8,640 यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कैपिटल स्टॉक है, इसका क्रेडिट बैलेंस है 60,000। ये देखें कैपिटल बैलेंस, कैपिटल स्टॉक का बैलेंस 60,000 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इस ट्रायल बैलेंस में
ये सारे बैलेंसेस इन तमाम लेजर से आए हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, और जैसे हमने जर्नल में किए थे वैसे ही लेजर में डाले हैं। और लेजर में जिस तरफ ये आ रहे हैं, यहाँ पे ये क्रेडिट था, क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट में आया है, जिस तरफ से ये आ रहा है उसी तरफ आपने डालना है, आपने कोई तब्दीली नहीं लानी है। यानी आपने सोचना क्या है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो किस जगह पे सोचना है, वो सिर्फ जर्नल में सोचना है। जब आपने जर्नल में सोच के सही जगह पे उसको डेबिट किया या क्रेडिट किया तो ऑटोमेटिकली आगे सब कुछ आपका सही चलेगा, किसी भी जगह पे कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे जी एडजस्टिंग एंट्रीज की। तो एडजस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं और किस लिए करनी चाहिए, जरूरत क्या है। हमने कहा जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो जो इनिशियल ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें हम लोगों ने उस दिन भी देखा था कि जी उसमें आपके एसेट्स भी आते हैं, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से थी। यहाँ पर अगर आप देखें कि एसेट्स थे पहले, फिर लायबिलिटीज थी, फिर इक्विटी थी, देन रेवेन्यू, और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस थे। यानी जितने किस्म के अकाउंट्स हैं वो पहले वाले ट्रायल बैलेंस में आपके पांचों के पांचों मौजूद थे। अब एक चीज हमें पता है कि भाई हम लोग चल रहे हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे। जब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की बात करते हैं हम लोग, तो हमने कहा कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कैश अकाउंटिंग से अलग है। कैश अकाउंटिंग कहती है कि जी नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। आज आपने कैश पे जो चीज लेनी है, जो चीज देनी है, वो आप मोस्ट वेलकम आप दें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेंगे। दैट इज कैश अकाउंटिंग। कि आपने जो कैश आपको मिला आपने उसको रेवेन्यू लिखा, जो कैश आपने पे किया उसको आपने एज एन एक्सपेंस अपने पास लिखा, और उन दोनों की मदद से आपने अपने प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन किया। लेकिन being an accountant you know that you have to facilitate both cash customers and credit customers. In that way you will be able to generate super extraordinary profit for your organization. और हमारा मेन मकसद बिजनेस करने का क्या है कि जी हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपने लाजमी अपने उधार वाले कस्टमर्स को भी फैसिलिटेट करना है। तो जब आप उधार वाले कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हमने पढ़े थे दो रूल्स, जिसमें एक था रियलाइजेशन प्रिंसिपल, दूसरा था मैचिंग प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल किसको गवर्न करते हैं, ये आपके टेम्पररी अकाउंट्स को गवर्न करते हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस वक्त आपने अपनी तरफ से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अपनी तरफ से कोई, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, अगर आप जो है एक प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने अपना प्रोडक्ट बना के आगे वाले को दे दिया। तो जिस वक्त आपने अपनी तरफ से अपना काम पूरा किया उस वक्त आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लें एज ए रेवेन्यू। जिस वक्त आपने अपनी सर्विसेज या पूरी तरह से प्रोवाइड कर दी उस वक्त आपको इजाजत है कि आप अपने पास एज ए रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड कर दें, इररिस्पेक्टिव कि आपको जो पेमेंट है वो आज मिली है, कल मिली थी या कल मिलेगी। यानी अभी ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट हुई है तब भी ठीक है, अगर वो पहले आपको मिला था तब भी ठीक है, अगर वो बाद में मिले तब भी ठीक है। आपने सिर्फ उसको रिकॉर्ड उस वक्त करना है जिस वक्त आपने अपना काम किया है, एंड यू डिजर्व टू रिकॉर्ड इट नाउ एज अ रेवेन्यू फॉर योर कंपनी। वेयर जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो कहता है कि भाई एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, अब यहाँ पर भी वही बात कि अगर आपने शुरू में पे किए हैं तब भी, अगर आपने ऑन द स्पॉट पे किए हैं तब भी, या अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि आपने यूटिलाइज तो कर लिया है बट स्टिल आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं की है, तो उन तमाम एक्सपेंसेस के यानी प्री पोस्ट और ऑन द स्पॉट वाले के आपने उनको माइनस करना है उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड में उनसे रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। यानी एक महीने में, लेट्स सपोज एक महीने का हमारा अकाउंटिंग का पीरियड है जिसमें हम लोगों ने 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, उस 15 लाख रुपए में से हमें सिर्फ 10 लाख कैश की सूरत में मिले हैं, बकाया 5 लाख ऐसे हैं जो हमें बाद में मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं
अगर उस 15 लाख को जनरेट करने के लिए हमने जो खर्चा किया है वो तकरीबन 8 लाख का है, जिसमें से 2 लाख हमने पे किए हैं और 6 लाख हमने बाद में पे करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसी 15 लाख में से इस 8 लाख को माइनस करेंगे इसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जब एडजस्टमेंट हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसमें आप इसे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भले वो पैसे आपको बाद में मिले, लेकिन इस पूरे महीने में, इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितना काम किया, आपके ऑपरेशंस कितने चले और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट था या नहीं था, उसके बदले में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप किस तरह बताएंगे अगर आप जो है उसे कैश बेसिस पे चलाएं। अगर आप ये बोले कि जी ये जो 6 लाख रुपए मैंने इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिए, मैंने अगले में देने हैं, तो हो सकता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपका जो रेवेन्यू हो वो सिर्फ 5 लाख रुपए हो। अब 5 लाख में से आपने 6 लाख पेमेंट करनी हो, तो 5 में से जब माइनस 6 लाख होगा तो आपका बैलेंस माइनस 1 लाख, यानी आपका लॉस नजर आएगा वहां पर। हो सकता है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में आपका खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपए था। अगर आप ये 6 लाख वहां काटेंगे तो वो जो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस था वो अचानक से लॉस में नजर आने लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को एक ही जगह पे माइनस करते हैं, ताकि पैसे जब भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में नजर आए, वो किसी और अकाउंटिंग पीरियड को खराब ना करे। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अभी जो आपने कहा वो एक बार दोबारा रिपीट करे, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया। किस जगह से बेटा? मैम अभी जो आपने कहा कि 6 लाख और 2 लाख एक जो मतलब नुकसान होगा, ये मतलब अगर आप थोड़ा मोर एक्सप्लेन करते हैं मैम। ठीक है मेरे को। मैम you said कि -1 लाख में जो वैल्यू आएगी it would be written as 1 लाख लॉस में ना, you can't say कि मतलब -1 लाख is the हाँ value. माइनस में तो नहीं कहेंगे, पर वो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि -1 लाख हुआ Okay. तो वो आपका लॉस नजर आएगा उस उधर पे, कि आपको अपने जो है ना जेब से वो पैसे भरने पड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब विलायत हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि जी हम लोग क्यों एक ही अकाउंटिंग पीरियड में इसको जो है ना चलाते हैं। लेट्स सपोज, चले मैं आपको एक जो है ना अपने से एक एग्जांपल बनाती हूँ। लेट्स सपोज इस महीने की, इस सेमेस्टर की जो फीस है वो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, मुझे नहीं पता कि कितनी है, 40,000 है। ठीक है। आपने किसी के साथ जो है ना कुछ पैसे आपसे खर्च हो गए, आपने उस 40,000 में से जो है ना 20,000 रुपए जो है ना उड़ा दिए, बकाया आपके पास 20,000 बचे। अब आप परेशान हैं कि जी मैं उसको पेमेंट किस तरह से करूं। अब आप क्या करते हैं, आप जो है ना कहते हैं कि मैं इसको डिफर कर लेता हूँ, अभी पेमेंट नहीं करता हूँ, अगला जब सेमेस्टर आएगा और जब दोबारा वो जो है मिलेगी हम लोगों को फीस मुझे मिलेगी, उस वक्त मैं एक ही जगह पे इसको जमा करवा दूंगा। ठीक। आपको पॉकेट मनी के मद में 20,000 रुपए आपके घर वाले वैसे भी देते हैं। अब जब नेक्स्ट सेमेस्टर आता है, आपने इस सेमेस्टर के तो जो है ना 20,000 रुपए खा लिए, आपने भी 20,000 पॉकेट मनी के उड़ा लिए, और बकाया 20,000 आपने रख लिए कि चलो नेक्स्ट उसमें आएगा तो मैं जो है ना इसे दोनों को एक जगह पे कर दूंगा। अब जब नेक्स्ट सेमेस्टर आता है, आपके पेरेंट्स आपको अगेन 40,000 रुपए देते हैं आपकी फी, और 20,000 आपको देते हैं आपकी पॉकेट मनी। तो जो 20,000 आपने पहले बीच में बचाए हुए हैं, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 80,000। आप उसमें पेमेंट तो कर देंगे 80,000, दोनों सेमेस्टर की जो है ना फीस दे देंगे, लेकिन आपके पास क्या बचेगा, जीरो। पूरे सेमेस्टर के लिए आपके पास अब कोई रकम नहीं है जिससे आप खर्च कर सकें। आपके पास हो सकते थे वो 20,000 आपके पास आ सकते थे, लेकिन वो क्या हुआ, जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि पिछले वाले आपने जो है ना खर्च कर दिए थे। यही चीज है कि भाई आप जब प्रॉफिट को मालूम कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट जो है अगर कैश में होता तो बहुत आसान था, कि जितने पैसे हमें कैश में मिले हैं उसमें से हम लोग जितने कैश में हमने पे आउट किए हैं एज एन एक्सपेंस, हम प्रॉफिट रेवेन्यू में से उस एक्सपेंस को माइनस करते, हमें पता चल जाता कि प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन सारे पैसे तो हमें, अब हम क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जब यूज कर रहे हैं, सारे पैसे हमें कैश में मिल ही नहीं रहे। हमें कुछ पैसे कैश में मिल रहे हैं, कुछ पैसे हमें बाद में मिलेंगे। अब उस चीज को हम लोग किस तरह से टैकल करें, उसके लिए उन लोगों ने ये प्रिंसिपल बनाया
कि आप ऐसा करो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो और एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लो। कैश को साइड में रखो कि भाई कैश में पेमेंट कब मिल रही है कब नहीं मिल रही है, उसको अलग रखो। आप जो है एक अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को अपने पास रिकॉर्ड कर लो। जितना पैसा आया उसको जो है ना साइड करो, जितना पैसा नहीं आया या बाद में आएगा उसको भी साइड करो। बस आपने क्या करना है, इसको अपने पास रिकॉर्ड कर देना है। इसका फायदा क्या होगा कि जी ये अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होगा मुझे पता चलेगा कि जी इस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने 50,000 घंटे जो है अपने मशीनों को चलाया है और इतने प्रोडक्ट बनाए हैं, इतना वो हुआ है। इस प्रोडक्ट और इसके बदले में जो भी सैलरीज हमने दी हैं, इन सब को निकाल के हमारे पास इस अकाउंटिंग पीरियड में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। हो सकता है उस प्रॉफिट का पूरा पैसा हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद नहीं हो, लेकिन आगे वाले अकाउंटिंग पीरियड में जब हमारी रिकवरी होगी और जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम ऑब्वियसली वो जो है जितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अभी लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि जब मैनेजर्स डिसीजन लेंगे तो वो इस रिकॉर्ड को देखते हुए लेंगे कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने कितना काम किया है और जो हमने प्रोडक्ट बनाए वो कितने के बिके, कितनी एफिशिएंसी से हम लोगों ने बनाया, कितना बजट हमने लगाया था और कितना आउटपुट हमें मिला, कितने एम्प्लॉयज हैं जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई जो है प्लांट ऐसा है जो हमने लगाया है जिसके ऊपर खर्चा ज्यादा है और उसका आउटपुट इतना नहीं है, तो हम उसको जो है ना खत्म कर दें, हाँ, या रिप्लेस कर दें, उसकी जगह हम लोग कोई नया प्लांट बना दें। ये सारे डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाते हैं? तब लिए जाते हैं कि जब अब आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड मौजूद हो। तो अगर सिर्फ आप कैश बेसिस अकाउंटिंग पे चलेंगे तो इस चीज को मिटिगेट करना या इस चीज को एक साथ लेके चलना वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको उसको साथ लेके चलना है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग से मिलेगी कि जी आप कैश को छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो कि रेवेन्यू कितना है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस कितना है। अब बाद में जितने भी पैसे मिलते रहे वो तो वो हमारे ही पास आने हैं, वो कहीं और तो नहीं जाएंगे। मसला सिर्फ ये है कि मैं जो कह रही थी कि जी अगर वो आगे वाले उसमें हम लोगों ने आगे वाले सेशन में हम लोगों ने डाल दिए वो पैसे, तो वहां पे -1 लाख नजर आएगा, यानी लॉस हो जाएगा। यानी उस वक्त जब मैनेजर देखेंगे अपने जो है ना डिसीजन लेने के लिए बैठेंगे और वो जो है रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, तो वो देखेंगे कि भाई इतना हमने काम किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग तो अभी भी जो है ना हम लोगों ने अपनी कॉस्ट को कम किया, हम लोगों ने जो है ना एफिशिएंसी बढ़ाई, लेकिन देखो तो सही कि अभी भी हमें 1 लाख रुपए लॉस आ रहा है। इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ऊपर नीचे हो गई, डिसरप्ट हुई। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंटिंग पीरियड के रिकॉर्ड को एक ही जगह पर महदूद रखते हैं, उसको दूसरी जगह पे नहीं लेके जाते, क्योंकि दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसको भी खराब करेगा, इस वाले का भी जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दैट नाउ? विलायत समझ आ? मैम आपने कहा कि मिसाल वो 1 लाख जो है असल में आवाज कट गई आपकी वो विलायत। नुकसान नहीं हुआ बल्कि वो जो है विलायत यहाँ पे मैसेज कर दे बेटा। आपकी आवाज कट गई बिल्कुल भी। Ma'am, I live in Airbase and we are facing a lot of, load shedding right now over here. So, is there any way कि अगर मैं क्लास से निकल जाता हूँ, so I can join it again? हाँ, ज्वाइन आप कभी भी कर सकते हैं बेटा, वो कोई इशू नहीं है। और वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल, सो यू कैन कम बैक लेटर एंड यू कैन go through whatever you have missed during the lecture. Okay? And do we have this attendance thing going on right now? Attendance will be counted on the basis कि आप कितने लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कितने लोग ज़ाहिर है बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट एक जो है जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। Ma'am, I just joined right now at almost 24th July, 24th June. So I missed a lot of classes. Is it going to affect my attendance somehow? नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। आई नो कि आप आई थिंक आपका फीस केस था शायद। Yeah, exactly. हाँ एग्जैक्टली।
आपका वो एनरोलमेंट मैंने ही की थी। डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम लोग कवर कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। इस जब वो फीस केस आता है तो वो हम लोग बकाया तमाम टीचर्स को भी वो बता देते हैं कि जी ये बाद में आए हैं, इसीलिए तो नहीं होगा फिलहाल। तो जो है ना अटेंडेंस को का ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है हमारे रेगुलर क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। मैम विलायत, आपका क्वेश्चन विलायत कहाँ चले गए आप? मैम जी जी मैम कल जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें आप थर्ड फोर्थ एंट्री एक बार फिर से चेक करेंगे? नो, सिर्फ फोर्थ एंट्री मैम, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। हाँ जी सही है। ये मैम फोर्थ इसमें ये 1000 नहीं होगा, ये 12,000 हो रहा है मैम। मैंने जब काउंट किया वो 1000 हो रहा है टोटल कितनी थी वैल्यू उसकी? मैम। टोटल मतलब जो वैल्यू थी उसकी वो मेरे ख्याल से 1,18,000 थी, तो फिर उसकी वैल्यू 1,80,000 यस मैम। फिर 1,80,000 उसकी है ना? मतलब जो लाइफ थी 15 साल। हाँ तो हम लोगों ने वही साल वाला किया था, 1,80,000 हम लोगों ने वो किया। ये देखिए कैलकुलेशन आपके सामने नजर आ रही है। यस मैम 1,80,000 को हम लोगों ने जो है 15 पे डिवाइड कर दिया। यस मैम। मैम तो ये ये तो फिर एक ईयर के लिए हो जाएगा। ये तो हम लोग जो काउंट कर रहे तो हम सिर्फ दिसंबर के मंथ के लिए कर रहे, तो हम इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे? करेंगे, 1200 करेंगे बस। और क्या चाहती है? यस मैम। मैम तो वो 1000 बन जाएगा ना? एक 1000 बनेगा या वो बनेगा? हाँ 1000। मैम मतलब हम लोग जितने भी, चाहे इंश्योरेंस हो, एक्सपेंसेस हो, जितने भी इंटरेस्ट हो, वो हम सिर्फ उसी मंथ के लिए करेंगे ना एडजस्ट? वो उससे आपको पहले जितनी क्वेश्चन भी देखना हुई है। है। हाँ उससे अच्छा। पहले कितनी हुई है उससे आपका फर्क नहीं है। सिर्फ यस आपने ये देखना है कि जी जो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये इसलिए आपकी कही हुई बात मैंने मान ली क्योंकि उस मैम। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जी ये मंथली एडजस्ट करता है। यस मैम। इसका मतलब है कि जो 11 महीने पहले गुजरे हैं उसमें इसने एडजस्ट किया हुआ होगा। हम लोग सिर्फ इस महीने का उसको में क्या करें, एडजस्ट करें बस। यस मैम। ठीक है। हाँ तो चले अभी वापस हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन आंसर। मैम मैम मेरा वो क्वेश्चन हो रहा था, पता नहीं इंटरनेट का मसला हो गया, फिर 2 मरतबा मुझे रिमूव भी किया, पता नहीं किसने, शायद मेरे सवाल से किसी को मसला हो रहा है। तो मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो क्या था, एक एक कैश अकाउंट है, हम एक कैश अकाउंट बनाएंगे, एक अक्रूड अकाउंट बनाएंगे, ताकि मतलब हमारे पास वो जो डेटा है वो मिक्सअप ना हो, इसी तरह है मैम? हम लोग सिर्फ जो है ना कैश का जो जितना भी आमदोरफ्त हो रही है वो तो हमारे पास वैसे ही बनता जाता है ना, वो तो हम लोग बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि जो हमारा अक्रूवल बेसिस है हम लोग उसी को लेके चलते हैं। क्या कैश बेसिस पे कैश जो आ रहा है जा रहा है वो अपने पास हमारे पास रिकॉर्ड होता जा रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। हम लोग यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस के लिए हम लोग अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग ओके जरा मैम। आगे चलें वापस अपनी इस टॉपिक पे। तो जो ये इतना ज्यादा हम लोग डिस्कशन करके वापस यहाँ पे पहुंचे हैं कि भाई जो हमने बना लिया यानी ट्रायल बैलेंस हमारे पास बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने किस लिए अब जो है ना एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है कि भाई वही बात जब वी हैव मैनेज्ड इट। अब ये जो है ना हम लोगों ने ये फैक्ट्स हम लोगों ने समझ लिए कि भाई हर काम जो है वो कैश पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगी जो बगैर कैश के चल रही होंगी। अब बगैर कैश के कैसे चलती हैं? जो कैश पे हो रही हैं वो तो यानी बहुत ही आसान चीज़ है ना, वो तो बहुत आसान चीज़ है कि हम लोग उसी वक्त जिस वक्त कैश आया हम लोगों ने उसे लिख लिया, जिस वक्त कैश गया हमने उस वक्त भी उसे लिख लिया, वो बहुत आसान है। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है? जब हम लोग उधार की बात करते हैं। अब उधार जो है वो दोनों तरीके का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई आपको शुरू में पैसे दे दे, एडवांस पेमेंट करे, और ये भी हो सकता है कि कोई आपसे सर्विसेज पूरी ले ले और बाद में आपकी पेमेंट करे।
ये प्री पेमेंट और जो पोस्ट पेमेंट वाला चक्कर है, इन दोनों के लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। अब प्री पेमेंट और पोस्ट पेमेंट बोथ रिक्वायर्स एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि अब हमारे पास जब हम लोग ये क्लोजिंग कर रहे हैं उस वक्त जो है तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन स्टॉप हो गई हैं। अब यानी और कोई भी ट्रांजेक्शन अमल में नहीं आएगी, और वी कैन बी 100% श्योर कि तमाम कैश ट्रांजेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। Now we only need to adjust those balances which were either prepaid or which were not yet recorded. We have to record them because we are going to pay for them or we are going to receive payment against them in the future. क्लियर हुआ बात कि अब तक जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने लिखी हुई है अपने पास, उसमें कैश वाली तो मौजूद हैं, वो तो अपने पास यानी ऑटोमेटिकली उनका बैलेंस 100% सही चल रहा है। किस चीज़ का बैलेंस डिसरप्ट कर रहा है या किस चीज़ का बैलेंस ऐसा होगा जो हमारे रिकॉर्ड्स को ख़राब कर सकता है, वो हैं जो हमें या तो किसी ने प्री पेमेंट एडवांस पेमेंट की है, या वो जिसकी हम लोगों ने पेमेंट नहीं की है या जिसके बदले में पेमेंट नहीं ली है, और वो कब होगा, वो फ्यूचर में होगा। तो एडजस्टमेंट हमने सिर्फ उस प्री और पोस्ट के लिए करनी है, जिसने भी हमें एडवांस दिया है उसके लिए भी, और जिसको हम लोगों ने बाद में पेमेंट करनी है उसको भी, दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये जो एडवांस पेमेंट है इसे हम कहते हैं कि जी ये पहले हमारे पास रिकॉर्ड हुई है। जाहिर है जब हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किसी से वसूल की है, असल में ये कितनी ट्रांजेक्शंस हैं, 4 ट्रांजेक्शंस है ना, 4 किस्म की ट्रांजेक्शंस हैं जो हम लोग करते हैं। पहली वाली है एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट्स पहले ही हमारे पास रिकॉर्डेड है। इस चीज़ को याद रखें कि जिस वक्त किसी ने हमें एडवांस पेमेंट की थी हम लोगों ने उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था, और इसी तरह जिसको हमने एडवांस पेमेंट की है उसने भी उसे अपने पास रिकॉर्ड किया होगा। यानी बोथ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पहले ही अपने पास क्या हुए हुए थे, रिकॉर्ड हुए हुए थे। उसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने दी थी कि जी इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि आप जो है एक प्रीपेड कार्ड अपने अकाउंट में डालते हैं, और वो कब आपने डाला है, 5 जून को डाला है। 5 जून को आपने डाला है अपने पास, तो उस वक्त आपने उसे जो आपकी कंपनी है उसने उसे कैश के तौर पर अपने पास लिख लिया, और इसके बदले में वो किसको क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये पैसे जो इसके पास आए अभी तक तो इसने इसके बदले में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, तो ये डिजर्व ही नहीं करता या ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये इसे अपने पास एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। तो ये अपने पास एज ए क्या, एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। किस तरह से रिकॉर्ड करता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू। नाम से जाहिर है कि अभी तक ये रेवेन्यू तो है लेकिन अभी तक मैंने इसको अर्न नहीं किया है, दिस इज अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू इसने अपने पास डाल दिया और ये लायबिलिटी के तौर पे आया, और कैश की सूरत में इसको इसने अपने पास लिख लिया। कैश 500 से डेबिट हुआ, अनअर्न्ड रेवेन्यू 500 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये वो तारीख थी जिस तारीख पे आपने अपने अकाउंट में कार्ड लोड किया। अब ये उसके लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बन सकता है क्योंकि उसने सर्विसेज देनी है, और ये जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाएगा रेवेन्यू में। आपके लिए ये रेवेन्यू नहीं है, आपके लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। आपने क्या किया, जब आपने इसे अपने पास लिखा, आप कहेंगे कि 5 जून को प्रीपेड बैलेंस मेरे पास आया है कितने का, 500 का, और उसके बदले में मैंने क्या दिया है, कैश पे आउट किया है जी कितने का, 500 का। अब यहाँ पर जो ये प्रीपेड बैलेंस है ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये एज एन एसेट एक्ट कर रहा है कि जी आपके पास एक चीज आ गई। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं ना, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये बात याद रखें। आप एसेट खरीदते हैं, एसेट की डेफिनेशन क्या है कि जी कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप पैसे देते हैं और जिससे आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फ्यूचर में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो तमाम के तमाम एसेट्स आर योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो आपने खरीदे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस जब आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तब वो एसेट की कैटेगरी से निकल के कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे जैसे इस्तेमाल किया कन्वर्ट होता गया, किस में चला गया जी, एक्सपेंस में चला गया। ठीक है, अब आपने इसे क्या लिखा कि जी मेरे पास प्रीपेड बैलेंस आया है, ये एसेट है,
और उसके बदले में मैंने अपना एक दूसरा एसेट जो है ना दिया है। वो एसेट क्या था? मेरा कैश था। दोनों को 500 और 500 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन 5 जून की थी, जिस वक्त ये एक्चुअली इट टुक प्लेस, एक्चुअली जहां पर ये काम हुआ। अब जब आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आ रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि जी मैं अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करूं, उस वक्त आप देखेंगे कि जी ये जो मैंने बैलेंस अपने पास नोट किया था, इसमें से मैंने कितना बैलेंस इस्तेमाल कर लिया और कितना ऐसा है जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा, आप अकाउंट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी 500 में से 300 का बैलेंस जो है, 200 का जो बैलेंस है वो मैं उड़ा चुका हूँ और मेरे पास कितना रह गया है? 300 पीछे रह गया है। कैसे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे? अब जब आपने एडजस्टमेंट करनी है, जिस वक्त आप कहेंगे कि जी ये मेरा कम्युनिकेशन एक्सपेंस था और ये कम्युनिकेशन एक्सपेंस कितना था? 200 का। कटा किससे? उस प्रीपेड बैलेंस से जो पहले डेबिट हुआ था, क्योंकि वो एसेट था। अब वो कम हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्रेडिट हुआ तो वो क्या हो गया जी? 200 पे आ गया। ये आपने इसकी क्या कर दी? एडजस्टमेंट कर ली। आपने बता दिया, आपने देख लिया और रिकॉर्ड कर लिया कि भाई जो 500 का बैलेंस मैंने डाला था उसमें से 300 का मैं इस्तेमाल 200 का मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और इसलिए अब उसमें 200 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। यही चीज जब आप एज ए बिजनेस देख रहे हैं कि जी आपको किसी ने एडवांस पेमेंट की है और अब आप देखेंगे कि जी उस एडवांस पेमेंट का कितना पोर्शन है जो मैं मेरी लाइबिलिटी थी, उसका कितना पोर्शन ऐसा है जो मैं रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तब आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि जी ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू के मद में 500 आपके पास पड़े थे, उसके अगेंस्ट आपने 200 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। इसका मतलब है कि अब आप डिजर्व करते हैं, नाउ यू आर एलिजिबल टू कन्वर्ट दीज 200 फ्रॉम अनअर्न्ड रेवेन्यू टू रेवेन्यू। बकाया जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है उसमें उसके वो 300 तब तक पड़े रहेंगे जब तक जो है आपका कस्टमर उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर लेता। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे की, अनअर्न्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा था कि ये दोनों ट्रांजेक्शन्स, जो 4 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, वो 2 हिस्सों में होती हैं। एक जो है वो अपॉर्चमेंट की है या एडवांस पेमेंट्स के लिए है। अपॉर्चमेंट में भी रेवेन्यू की भी एंट्री होगी और एक्सपेंसेस की भी एंट्री होगी। अब आ जाए जी पोस्ट पेमेंट्स पे, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली अनरिकॉर्डेड एंट्रीज। ये वो एंट्रीज हैं जिसको आपने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि भाई जहां पर हम लोगों ने पैसे दिए ही नहीं या जहां पर हम लोगों ने अभी तक पैसे लिए ही नहीं, उस चीज को तो हम लोग यूजुअली बाईपास करते हैं। उसको हम लोग अपने पास रिकॉर्ड उसको चेक नहीं करते, तब तक चेक नहीं करते जब तक वो हमारे सर पे ना पड़े। अब पूरे महीने मैं अपना, मेरा पोस्ट पेड है, मैं जितना उसको इस्तेमाल करती हूँ मैं उसे चेक नहीं करती हूँ। जब मुझे बिल देना है उसी वक्त मैं इसे चेक करूंगी कि भाई अब महीने का आखिर हो गया है तो इसका बिल कितना बन गया है, बल्कि मैं उसको भी चेक नहीं करती। उससे भी अगला महीना जब आ जाता है, जब ड्यू डेट आ जाती है या जब बिल्कुल जो है ना वो मुझे मैसेज कर करके थक जाते हैं कि अब अगर आपने पेमेंट नहीं की तब हम आपका अकाउंट जो है ना वो सीज कर देंगे या उसकी जो है ना आउटगोइंग कॉल्स ब्लॉक कर देंगे। उस वक्त जो है ना मेरे जैसे सुस्त लोग जिंदा होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फिर बिल चेक करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो ये जो है, इसीलिए ये सारी एंट्रीज क्या है, ये अनरिकॉर्डेड है। जितनी भी पोस्ट पेमेंट्स हैं ये अनरिकॉर्डेड होती है, क्योंकि इसको पहले आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसको आप रिकॉर्ड सिर्फ उस वक्त करेंगे जिस वक्त आपको जरूरत पड़ रही है। अब क्या हुआ कि जी यही वाला हमने कहा कि जी आप समझिए कि ये जो एंट्री है एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर मैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाऊं और मैं 30 जून को ही चेक कर लूं कि जी मेरा बैलेंस कितना बन गया है, कितने पैसे हैं जो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं और अब मुझे उसकी पेमेंट करनी है, तो जब मैं चेक किया कि जी कितना है, कम्युनिकेशन एक्सपेंस है ना मेरे लिए, तो मैं तो उसको यहाँ से चेक करूँगी, ऐसे लिखूँगी
मैं देखूंगी कि कितना हो गया है बिल मेरे ऊपर, 1500 का है। और मैं जो है ना बहुत अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया कि जी कम्युनिकेशन एक्सपेंस भी था इस महीने का और वो कितना हुआ है, वो 1500 हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं उसको कैश में पे आउट नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं उसे एज ए बिल पेएबल लिख देती हूँ और 1500 रुपये उसके आगे भी डाल देती हूँ। यानी अब मुझे याद रहेगा कि ये मेरी लाइबिलिटी है 1500 की, जो मैंने कुछ दिनों के अंदर वापस पे करनी है। अब यही चीज अगर एज ए रेवेन्यू होती, या अगर वो जो जोंग वाले हैं जो इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी? वो 30 जून को देखेंगे कि मिस सानिया खुसरो ने कितना जो है हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया है। जब मैंने चेक किया उसी वक्त वो भी चेक करेंगे। जब उन्होंने चेक किया तो वो देखेंगे कि जी 1500 का जो बैलेंस है वो बन गया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अपने पास डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे कि भाई ये 1500 तो हमारे रेवेन्यू है। और उनको मेरा अच्छे से पता है कि जी इतनी जल्दी तो मैं सानिया पैसे देंगे नहीं, तो वो उसे लिख देते हैं कि जी ये बिल रिसीवेबल है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर कोई मुश्किल है? सारा गेम किस चीज का है? रेवेन्यू का है और एक्सपेंसेस का है। किस चीज Ma'am, का? can you kindly explain the unearned revenue? अनअर्न्ड रेवेन्यू। Yeah. अनअर्न्ड रेवेन्यू बेटा इट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी हम इसलिए कहते हैं जब भी आप किसी काम के लिए ना शुरू में पैसे दे देते हैं ना किसी को, तो उसके लिए ये लायबिलिटी है। अब क्या है जी, पैसे तो उसके पास पड़े हुए हैं, लेकिन उसने अभी तक उसके बदले में काम नहीं किया है, तो वो उसको खर्च भी नहीं कर सकता, अपना भी नहीं बोल सकता, क्या पता आपका वापस उससे ले लें। कंपनीज क्या करती हैं, उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू इसलिए अपने पास लिखती हैं क्योंकि अभी तक दे हैवंट अर्नड इट। इट इज जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, एविडेंट है कि जी अनअर्न्ड है। अर्नड कब होगा? जब इसके बदले में कंपनी आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। जिस वक्त प्रोवाइड किया उस वक्त फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसको डायरेक्टली लिख लें कि दिस इज नाउ अर्न रेवेन्यू। क्योंकि अब मैंने इसको क्या कर दिया है जी, 200 की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तो अर्न रेवेन्यू से मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूं अर्न रेवेन्यू में, तब भी ठीक है। अब क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की है इसीलिए ये अर्न रेवेन्यू है, ये अनअर्न नहीं है। मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं इसको एज ए अर्न रेवेन्यू के तौर पर लिख सकूं। ठीक। नादिया निदा कौन कौन थी वो खातून यस मैम, जिनको मैं सही थी। था? हाँ जी नादिया, यस मैम। दसो समझ आ गया? यस मैम, थैंक यू। हाँ, आप क्वेश्चन करें आगे, इतना बुलवाते हैं आप लोग मेरे से। मैम एक्सक्यूज मी। जी जी जी। मैम अभी जो ये रेवेन्यू है एक्सपेंसेस है ये अक्रूड अकाउंट, मैम क्या ये लेजर में भी मतलब वो क्या कहते हैं हिसाब किताब उसका हो जाता है या नहीं? हर जगह पे हिसाब किताब हो जाता है, हर जगह पे हिसाब किताब होगा, हर जगह पे हम लोग इसको जो है ना वैसे ही चलाते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके सामने फिर उनको लिखेंगे कि मतलब ये रिसीवेबल है, ये अनअर्न्ड है, मतलब लेजर में हाँ लिखेंगे, के सामने वो लिखेंगे। यस मैम। यस, उसका जो है उसका लेजर ही अलग बनता है। अब ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू का अलग से लेजर होगा, ये वहाँ शो हो रहा होगा कि भाई ये इतने पैसे इसमें पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटी है जिसके अगेंस्ट हमने बाद में कोई ना कोई अपना सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर आप जो है ना बहुत ही जो है ना विजिलेंट हो जाए, सेमेस्टर के शुरू शुरू में आप अपनी जो है ना जितनी भी आपकी फीस है वो आप दे दें, तो पूरे सेमेस्टर सरहादी या कोई भी टीचर आपको जो है ना ये बोल सकता है कि मैं आपको एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा, या मैं जो है ना आपको रिजल्ट आपको नहीं बताएंगे, या सीएमएस पे आपका रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पेमेंट की हुई है। अब ये हमारी लायबिलिटी है कि हम लोगों ने आपको सर्विसेज भी देनी है, हम लोगों ने आपको रिजल्ट भी बताना है, हमने आपको एग्जाम में भी बैठने देना है, हमने वो तमाम रेगुलर फैसिलिटीज जो किसी भी स्टूडेंट को देते हैं आपको देनी है। ठीक। क्योंकि ये हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। हमें आपको, मुझे अगर सैलरी मिल रही है तो वो लायबिलिटी है मेरे ऊपर कि जी सैलरी के बदले मुझे आपके ये सारा कोर्स कंप्लीट करवाना है। Ma'am, in simpler words, liabilities are those services that you have to provide to the customers in any business or any company. Liabilities are actually that something that you owe to others and you have to pay them back. Okay?
Assets So are liability can be a service, or it can even be a good or any product or something. it is a product. It is a kind of services, or if you have obtained loans from somewhere, okay, that's also a liability because you have to pay them back. अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं या अगर आपके एम्प्लॉयज हैं उसकी सैलरीज हैं जो आपने पे नहीं की है तो वो दैट इज आल्सो अ लायबिलिटी। वो सारी चीजें, वो सारे क्लेम जो कोई और आपके ऊपर कर सकता है, वो सारी की सारी आपकी लायबिलिटी है। ठीक हो गया? थैंक यू मैम। अच्छा जी, आप ज़रा देखें, हम लोगों ने सिनेरियो समझ लिया कि जी रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं। हमने ये भी देख लिया कि प्रीपेड जो है और पोस्टपेड जो है दोनों को हम लोगों ने टैकल करना है, दोनों को एडजस्ट करना है। इसी के हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कल के दिन में कि भाई ये वो कंपनी थी जिसने 31 दिसंबर को जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उन्होंने देखा कि दिस क्वेश्चन वाज आई थिंक 4.1। हाँ, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि हम लोग अगला सवाल सॉल्व कर सकें और ट्रायल बैलेंस उसके साथ कर सकें। जी, ये था कि सैलरीज अर्नड बाय गोल्फ कोर्स एम्प्लॉयज दैट हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट टू 9600। तो हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया है, अनरिकॉर्डेड एंट्री से हम लोगों ने इसे क्या किया, हम लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल क्यों किया? क्योंकि वहाँ जो स्टेटमेंट था उसमें ये नहीं लिखा था कि हम लोगों ने उसे पे किया, उसने कहा कि हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए यानी वो हमसे सिर्फ चाह रहा था कि अब आप उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल, व्हाट इज द अमाउंट 9600। फिर उसमें ये कह रहा था द टैम्पा यूनिवर्सिटी गोल्फ टीम यूज्ड फ्लोरिडा पाम्स फॉर अ टूर्नामेंट प्लेड ऑन December 30th of the current year. At December 31st, the 1800 owed by the team for green fees had not yet been recorded or billed. यानी 31 दिसंबर को हम लोग ये क्लोजिंग कर रहे हैं और 30 दिसंबर को हम लोगों ने एक जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसके बदले में 1800 रुपये हम लोगों को फीस के तौर पे मिलने हैं। लेकिन क्योंकि एक ही दिन गुजरा है तो हम लोगों ने अभी तक उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने पास। अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे कि जी ये हमारी फी रिसीवेबल है और ये किसके अगेंस्ट रिसीवेबल है, ग्रीन फ्री रेवेन्यू के। क्योंकि ये हम अगर याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि ग्रीन फ्री रेवेन्यू क्या है, ये उसका वो वाला रेवेन्यू है जो ये चलते फिरते अगर कोई इनके पास आ जाते हैं कस्टमर्स, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो वाला। एक दो तरह के रेवेन्यूज थे इनके पास, एक जो है गेस्ट रेवेन्यूज था और दूसरा इनके मेंबरशिप रेवेन्यूज थे। तो ये वाला कौन सा वाला है, ये गेस्ट वाला है, तो इससे इसने एक अलग से नाम दिया हुआ था ग्रीन फी रेवेन्यू का। उसमें ये कह रहे थे मेंबरशिप ड्यूज अर्न्ड इन दिसंबर फॉर कलेक्शन रिसीव्ड इन जनवरी अमाउंट टू 1,06,000। हमें इस क्वेश्चन के डेटा में उन्होंने बताया हुआ था कि जी हर साल के शुरू में ये अपने तमाम मेंबर्स से उनकी जितनी सालाना फीस है वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है जाहिर है वो हर महीने जब एडजस्टमेंट करते हैं तो हर महीने ये उसे क्या करते हैं, अपॉर्शन करते जाते हैं। जितना जिस महीने में इन्होंने अर्न किया होगा यानी जिसके बदले में जितनी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की होंगी उसे ये अनअर्न्ड रेवेन्यू से कहाँ कन्वर्ट करते हैं, अर्न रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखें तो हम लोगों ने जब देखा कि 1,06,000 थे, पहले इसने इसे कैसे रिकॉर्ड किया होगा, अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज, और अब क्योंकि इसने इसको अर्न कर दिया है तो इसके लिए भी उन्होंने एक अलग से नाम हमें दिया हुआ था कि अब ये क्या है, अब नाउ दे आर मेंबरशिप ड्यूज, जिसके बदले में हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है। फोर्थ पॉइंट में था कि डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री क्लब्स गोल्फ कार्ट is based on an estimated life of 15 years. The cards had originally been purchased for 1,80,000. The straight line method is used. इन्होंने कहा कि जी 15 साल का हम लोगों ने एस्टिमेशन लगाया था जब हम लोगों ने गोल्फ कार्ड्स खरीदी थी और स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल किया। स्ट्रेट लाइन मेथड का हमारे पास फार्मूला था जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फार्मूला कहता है कि कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब सैल्वेज वैल्यू इज इट्स रेजिडुअल वैल्यू और हमें पता है कि उसने हमें वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू भी है। इट मींस कि वी कैन अज्यूम, सेफली अज्यूम दैट इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 0।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जी 1,80,000 में से 0 को माइनस किया और इस टोटल जो बजट है इसको हम लोग 15 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। गलत हो गया। जब आप इसको टोटल को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है कि हर साल की इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होती है, 12,000 होती है। और जैसे कि नादिया ने पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम लोग एक महीने की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस 12,000 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितने पे, 12 महीनों पे। हमें पता चल जाता है कि एक महीने की एडजस्टमेंट कितनी होगी, 1,000। तो हमने इसे लिख दिया कि ये क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और इसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन हो रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रहा है, और वो भी किसका, गोल्फ कार्ड्स का, 1,000 से। ये दोनों अकाउंट फिलहाल के लिए हमने कहा कि इसको एज इट इज याद कर लें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी आता है उसके अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स व्हेन वी विल कवर आवर डेप्रिसिएशन टॉपिक कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता क्यों है और किस लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल जस्ट इसको एक रट्टा लगा लें कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा हमेशा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये आपने जो 0 डिवाइडेड बाय 15 किया, ये मतलब समझ नहीं है, वो 12,000 कैसे हो गया 0 डिवाइडेड बाय 15? बेटा 12,000 इसलिए हो गया क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। यस मैम। 1,80,000 में से 0 माइनस भी हो जाए तो वो 1,80,000 ही है। तो 1,80,000 को जब हम लोग 15 पे डिवाइड करेंगे तो वो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,80,000 को 15 पे डिवाइड करेंगे। ओके मैम, ओके। अच्छा, फिर था आपका पांचवा सवाल, पांचवा आपका ऑप्शन कि a 12-month bank loan in the amount of 45,000 has been obtained by the country club on November 1. Interest is computed at an annual rate of 8%. The entire 45,000 plus all of the interest accrued over the 12-month life of the loan is due in full on October 31st of the upcoming year. इसने क्या किया, 45,000 का एक लोन लिया जिसपे 8% इसको एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, लेकिन पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट की प्लस इसके इंटरेस्ट की एक ही जगह होगी जिस वक्त इसने क्या किया है, इसको फाइनली अपने तमाम जो है ड्यूज क्लियर करने हैं, दैट इज ऑन 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब भी हम एडजस्ट करेंगे, ये जो 8% की अमाउंट इसके ऊपर लग रही है उसको ये हर महीने के साथ जैसे जैसे गुजरता जाता है ये उसे क्या करता है, अपने पास एडजस्ट करता जाता है। हमने कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये इंटरेस्ट इसको लग कितना रहा है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 45,000 है, मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज का साइन नहीं लगा रही, 8% है, इसका मतलब है कि 8 डिवाइडेड बाय 100, तो वो कितना हो जाएगा, 0.08। 0.08 से जब हमने किया तो हमें पता चला कि इसकी जो टोटल इंटरेस्ट है इस 45,000 के लोन पर वो कितनी है, 3600 है। और अब इस 3600 को क्योंकि साल का है तो हमने इसको हर 12 महीने के ऊपर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 36 को हमने डिवाइड कर दिया जी 12 महीने पे, तो हमें पता चला कि एक महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितनी होगी, 300 होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस to interest payable. Why payable? Because we are not going to pay it right now. We are going to pay it when it becomes due on 31st of October. Right now we are just going to record it as a liability and it is going to accrue the full amount of ओके। आपका a 1-year property insurance policy had been purchased on March 1. The entire premium of
7800 was initially recorded as unexpired insurance. इसने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और जिस वक्त इसने खरीदी थी उस वक्त इसने जाहिर है से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी एज एन एसेट के तौर पर इसने अपने पास उसे क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि जी मार्च 1 को इसने लिया है, तो हर महीने जब एडजस्टमेंट कर रहा है तो कितनी अमाउंट इसकी यूटिलाइज हो गई है, कितना था 7800 था, हाँ 7800 था। हम लोगों ने क्या किया, 7800 को डिवाइड किया जी कितने पे, पूरे साल का है, तो हमें पता चल गया कि एक महीना में वो कितना उसका इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर होता है, 650 का। हमने लिख दिया कि जी ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, कन्वर्ट हो गया कहाँ से, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से, यानी अब ये एसेट था, कम हुआ तो क्रेडिट हुआ और उसकी जगह डेबिट कौन हो गया, हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया। आखिरी जो था, बल्कि 7वां जो था, उसमें था कि इन दिसंबर फ्लोरिडा पाम्स कंट्री क्लब entered into an agreement to host the annual tournament of the Florida Seniors Golf Association. The country club expects to generate green fees of 4500 from this event. हमने डिस्कस किया था कि भाई क्योंकि अब तो सिर्फ ये वाला जो सिनेरियो है, दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट, जहाँ पर ये एक एग्रीमेंट में इंटर हुआ है और इट इज एक्सपेक्टिंग कि इट विल जनरेट $4500 ऑफ कैश फ्रॉम दिस इवेंट। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में तो इसने कोई सर्विसेज नहीं दी है और एक्चुअल में तो अभी तक कोई टूर्नामेंट भी नहीं हुआ, तो ये जो एग्रीमेंट है इसकी कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 8वां जो था उसमें था कि अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स एक्सपेंस अक्रूड इन दिसंबर अमाउंट्स टू 19,000, दिस अमाउंट विल नॉट बी पेड अंटिल जनवरी 15। यानी हम कह रहे हैं कि जी दिसंबर में जब हम लोगों ने अपने इनकम टैक्स को चेक किया और ये खुद ही बता रहा है कि अनरिकॉर्डेड है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अभी इसकी कैश पेमेंट भी नहीं हो रही है। ये पे कब तक होगा, 15 जनवरी तक होगा। तो इसे क्या किया, हमने इसे लिख लिया कि जी ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है 19,000 का, और क्योंकि ये अभी पे नहीं हो रहा, ये पे होगा कब, 15 जनवरी को, तो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारा टैक्स पेबल है कब, कितने से, 19,000 से। ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने कल के दिन में की थी। अब जरा देखें कि आई होप कि अभी तक यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ आ गया कि हम लोग एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। हम अब एक ऐसे क्वेश्चन पे जाते हैं जहाँ पर हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जहां हम इससे आगे वाले टॉपिक को भी बीच में कवर कर लें। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैम ये एग्रीमेंट हम कहीं पर लिख लेते हैं या कहीं पर भी नहीं लिख लेते हैं ये एग्रीमेंट हो? देखिए ये एग्रीमेंट बेटा हमारे वैसे जो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं, एचआर जो अपने पास संभालता है, एचआर रखता है ना कि जितने भी हम लोगों ने एसओपीज या एग्रीमेंट्स वगैरह किसी वो किए हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अभी तक इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारे पास इसकी जगह तब होगी जब इसके बदले में वाकई हमें कोई पेमेंट मिलेगी या कोई पेमेंट हम लोग बनाएंगे अपने पास या रिसीव करेंगे। ठीक है, अभी तक इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके। मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़े ताकि ऑटोमेटिकली हम लोगों को समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक इस वाली जगह पे कहीं पे जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। मेरे ख्याल से इससे अगले किसी चैप्टर में है।
तो चले अगले चैप्टर को खोल के देख लें। हम लोग चैप्टर 3 पे हैं। आई थिंक 4 है जी। ये वाला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, और फिर इस सेकंड पे हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ ना बेटा, बोलना शुरू करूँ। मैंने समझा कि शायद आप लोगों को जो है ना वो सांप सुन गया। अच्छा असाइनमेंट का नाम सुन के वैसे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। मैम आपने अभी कोई असाइनमेंट का कहा है? हाँ, मैंने कहा कि अभी हम लोग जो है ना एक असाइनमेंट बनाएंगे। बनाएंगे या आप देंगे मैम? मैं दूंगी, आप लोग उसको जो है ओवर आपके जो है ना वीकेंड आप उसको जो है ना सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैम मैं ये चाह रहा था कि वीकेंड में मेरा एक वो इसी क्लास में जो फेलो है उसके पास जाके ये सब कुछ डिस्कस करके कुछ ये समझ जाए वो, क्योंकि अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत वो चले कोई बात नहीं। थोड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा उसके पास जाके आप चले जाना उसके पास, आप उससे पूछ भी लेना, सीख भी लेना, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट के लिए आपको मैं कुछ टाइम दे दूंगी, ठीक है? चले एक क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन मैं चाह रही थी वैसा ओके मैम। मिला नहीं, जो मिल गया है बस उसी के ऊपर जो है ना बिस्मिल्लाह करते हैं, टाइम ज़ाया करने से पहले कि आप लोगों को पता भी चल जाए हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। ये कह रहा है 4.4 डैश 4.4 बी है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये कह रहा है कि द ऑफ कैंपस प्ले हाउस एडजस्ट इट्स अकाउंट एवरी मंथ। Below is the company's unadjusted trial balance dated September 30th, 2011. Additional information is provided for use in preparing the company's adjusted entries for the month of September. Bear in mind that adjusting entries have already been made for the first 8 months of 2011 but not for the September. अब क्या है, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि ऑफ कैंपस प्ले हाउस का इन्होंने हमें एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने जो है ये। इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि इसे अनएडजस्टेड भी कह सकते हैं, इसे सिर्फ ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। यानी ये वो पहला वाला ट्रायल बैलेंस है जो हम लोगों ने उस दिन बनाना सीखा था। अब जरा इसका क्वेश्चन जरा देखें कि पहले एक दफ़ा इसकी अरेंजमेंट देखें कि पहले इसमें वही चीज़ है कि एसेट्स मौजूद हैं, पहले करंट एसेट्स हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब देखें बिल्डिंग के नीचे यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का जो है ना वो कॉलम वो अकाउंट आ रहा है, और ये वही है जो अब हम लोग जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखा था, ये उसी के मद में यहाँ पर आया है।
फिर ये सारे इक्विपमेंट यहाँ तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्सचर एंड इक्विपमेंट्स तक ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। उसके नीचे ये सारे इन्होंने क्या दिए हुए आपकी लायबिलिटीज हैं। ये रेवेन्यू है, ओके, ये लायबिलिटीज हैं। फिर जो है ये आपकी क्या है, ऑनर्स इक्विटी है। यहाँ से ये एडमिशन रेवेन्यू, कंसेशन रेवेन्यू, ये दोनों रेवेन्यूज हैं और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो जिस भी ट्रायल बैलेंस में आपको ये पांचों किस्म के अकाउंट्स नजर आए, उसके ऊपर अगर उसका नाम ना भी लिखा हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है या सिर्फ ट्रायल बैलेंस है जो पहली दफा बनाया गया है, जिसको अभी तक हम लोगों ने एडजस्ट नहीं किया है। तो इसको अब हम लोग एडजस्ट करेंगे। जरा देखें कि क्या है। इन्होंने हमें नीचे डेटा दिया हुआ है, ये डेटा असल में इस्तेमाल होगा इस तमाम एंट्रीज को पास करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि कॉस्ट्यूम रेंटल एक्सपेंस फॉर द मंथ इज 600, however the costume rental expense for several months has been paid in advance। क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट्यूम रेंटल एक्सपेंस है वो एक महीने का $600 होता है, जबकि हमने काफी महीनों के रेंटल एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर दिए हैं एडवांस में। यहाँ पर जरा देखें तो अगर एडवांस में हम कोई चीज पे करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एज एन एसेट आता है। इधर गया कॉस्ट्यूम रेंटल सेकंड प्रीपेड कॉस्ट्यूम रेंटल्स। थैंक यू नादिया, मेरी आंखों में मुझे ढूंढने में जो है थोड़ा मसला होता है। थैंक यू। ये यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि ये प्रीपेड कॉस्ट्यूम रेंटल है, कितना है, 1800 रुपए इसमें पड़े हैं। 1800 पड़े हैं, उससे हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करना है, हम लोगों ने इस महीने का लिखना है। तो हम कहेंगे कि जी जो कॉस्ट्यूम रेंटल एक्सपेंस है वो कितना है, $600 है। और कहाँ से कटना चाहिए, प्रीपेड कॉस्ट्यूम रेंटल से। तो ऐसे कर देते हैं। इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, टू रिकॉर्ड कॉस्ट्यूम रेंटल फॉर द मंथ। ठीक हो गया, ये पहली हमारी ट्रांजैक्शन है। फिर ये कह रहा है कि भाई द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इट मींस 300 मंथ्स उन्होंने लिख दिया है। अब ये बिल्डिंग की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये ट्रायल बैलेंस से। कितना है, 1,50,000। हमें पता है कि जी 1,50,000 है, इसका मतलब है 1,50,000 को उसने हमें बताया कि कितने महीने हैं, 300 महीने हैं। तो 300 महीनों से एक महीने का कितना खर्चा है, 500। हम इसे अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका, अब ये बिल्डिंग का है। यहाँ पर मैं इसलिए इसको बिल्डिंग आगे इसकी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दो चीजें ऐसी हैं जो डेप्रिसिएट हो रही है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कितना, 500, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किसका है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का है। और कितना है, 500। और एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा पीछे हेलो। yeah ma'am, can you kindly explain the accumulated depreciation? बेटा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अकाउंट, देखिए जब भी आप हमने कहा था कि कोई भी एसेट आप यूज करते हैं तो विद द टाइम जैसे ही आप उसको यूज करते जाते हो उसकी अफादियत में कमी आती जाती है। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसेट, अगर तो वो जो है ना टेंजिबल एसेट है तो हम उसके लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करते हैं, अगर इनटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं, और अगर
जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो डिप्लेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पिछले उसमें लेक्चर्स में मिल जाएंगी। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया। भाई किसी भी जो बड़ा एसेट है, अगर कोई छोटा एसेट हो उसको आप इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि अभी हम प्रीपेड बैलेंस की बात कर रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इजी कि हमने जितना यूज़ कर लिया हमने उसको उसके हिसाब से कम कर दिया। मैंने बड़े आसानी से यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पर यहाँ जी बड़ी आसानी से हम लोगों ने इसे कैसे कर दिया, हम लोगों ने कहा कि जी ये कम्युनिकेशन एक्सपेंस है और प्रीपेड बैलेंस में से इसको काट दिया, क्योंकि दैट वाज वेरी माइनर। 500 का बैलेंस था, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जब हम बड़े एसेट्स की बात करते हैं तो हम उनकी वैल्यू को इतनी आसानी से माइनस नहीं कर सकते। हम बड़े एसेट्स को के लिए एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट में तब तक नजर आता है जब तक उसकी ओवरऑल जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो खत्म ना हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इस बिल्डिंग के नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का अकाउंट नजर आ रहा था। ये इसके नीचे इसलिए है, आता तो इसी के नीचे है, इसी के साथ अटैच्ड है, लेकिन इसका बैलेंस इसके अगेंस्ट होता है। अब बिल्डिंग जो है वो डेबिट बैलेंस रखती है, जबकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस रख रहा है। ये यहाँ पे बनाने का मकसद ये है कि जितने अरसा हमने इसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की हुई है, इसके अंदर बैलेंस अक्यूमुलेट होता जाएगा, और जब एक दिन आ जाएगा कि ये वाला सारा बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 1,50,000 इधर नजर आएगा, वो टाइम होगा कि हमें समझ आ जाएगा कि अब इस इक्विपमेंट या इस बिल्डिंग को, इस एसेट को अब हमने डिस्पोज ऑफ कर देना है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हम लोग तो उसको उसकी यूजफुल लाइफ से भी ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल करते हैं जब तक वो खुद तार तार होकर गिरना ना शुरू हो जाए। लेकिन बाहर क्या है, इन चीज़ों का ख्याल किया जाता है, या बिजनेसेस में इस चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है कि कोई भी चीज़ जब अपनी यूजफुल लाइफ को पहुंच जाए उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसे बेच दिया जाए, उसकी जगह एक नई चीज़ ले ली जाए। तो यहाँ पे ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली हम लोग किसी भी एसेट से उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एसेट है, हम उसको माइनस नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। और यही चीज शो कर रहा है कि ये इसने जब लिया था अभी तक ये सिर्फ कितना इसका इस्तेमाल हुआ है, 18,500 के करीब इस्तेमाल हुआ है। और यही चीज आपको देखें नीचे फिक्सचर एंड इक्विपमेंट के साथ भी नजर आएगी, क्योंकि ये भी बड़ा एसेट है, इसे हम लोग डायरेक्टली जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेट करते जाएंगे इसके जितने भी एक्सपेंस में। तो वही हमने यहाँ किया, हमने देखा कि जो है अमाउंट कितनी थी बिल्डिंग की, 1,50,000, और यूजफुल लाइफ उन्होंने हमें बता दी कि जी 300 महीने तक हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने डायरेक्ट उसको 300 महीने पे डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चला कि जी एक महीने की जो आपकी डेप्रिसिएशन है इस बिल्डिंग की यूटिलाइज होने पर कितनी होती है, 500 के करीब होती है। अब आ जाए जी तीसरा जो इन्होंने डेटा हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये कह रहे हैं the fixture and equipments are being depreciated over a period of 5 years। कितने महीनों के लिए, 60 महीनों के लिए जो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट्स हैं उनकी यूजफुल लाइफ इन लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। 18,000 है तो हम लोग सिंपल सा इसको कर दें कि जी 18,000 को डिवाइड कर दें 60 पे, एक महीने की है डेप्रिसिएशन 300 है, तो हम यहाँ पर अब दोबारा लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि उसे मैंने अलग किया हुआ है, इसे अलग किया हुआ है, तो मैं इसे सिंपल सा लिख सकती हूँ कि ये जो है फिक्सचर एंड ये उससे अलग है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फिक्सचर एंड इक्विपमेंट्स की इससे अलग हो गई। अब हम इसे यहाँ लिख देंगे और रिकॉर्ड expense for the month of ओके। चलिए हमें क्या बता रहा है, एक चीज याद रखें कि क्वेश्चन में हमेशा कंप्लीट डेटा आपको मौजूद है, गिवन है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी मैं ट्रायल बैलेंस को देखूं कि मुझे इसमें से किस किस चीज को अब डेप्रिसिएट करना पड़ेगा।
आपने सिर्फ क्या देखना है कि उसने आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो इंफॉर्मेशन उसने दी है इस मीन्स कि वो चाहता है कि इस चीज की आपने ट्रांजैक्शंस पास करनी है। अब जरा देखें कि और क्या है। On the first of each month, the theatre pays the interest which accrued in the prior month on its note payable. At September 30th, accrued interest payable on this note amounts to 1062. हर महीने के पहली को ये क्या करता है, पिछले महीने के जो इंटरेस्ट अक्रू हो गया होता है उसे ये क्या करता है, अपने पास रिकॉर्ड करता, पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर देखें सितंबर 30th की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये उस वक्त जब पे कर रहा है तब तो ठीक है ना। हमारे पास क्या है, इस महीने का इसने अपने पास ज़ाहिर रिकॉर्ड नहीं किया होगा, हम लोगों ने इसको क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड करना है। हम कहेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेबल कितना है 1060। अब पेबल इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ रिकॉर्ड करना था। अभी ये 30 सितंबर को ये अगस्त वाले पेमेंट करेगा, और हम लोगों ने इसे जब अपने पास रिकॉर्ड किया तो ये वाली पेमेंट ये अगले महीने जाके करेगा। फिर है the playhouse allows local nursing homes to bring seniors to the place on any weekdays performance for a fixed price of 500 per month. On August 31st, a nursing home made a 1500 advance payment covering the months of September, October and November. क्या कह रहा है कि जी प्ले हाउस जो है वो लोग जितने भी नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे वो उनको स्पेशल एक पैकेज अलाउ करता है कि जी हर महीने आप हर महीने के किसी भी वीकडे पे आप जो है हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और सिर्फ $500 उसके बदले में आप हमें देंगे। तो अगस्त 31 को इस एक नर्सिंग होम ने क्या किया है, पेमेंट की है किस चीज के लिए, 1500 की सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए। हमें पता है कि ये एडवांस पेमेंट उन्होंने की थी, हमारे ऊपर ये क्या है, लायबिलिटी थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये लायबिलिटी आपको यहाँ पर नजर भी आ रही होगी, अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू आगे उन्होंने लिखा हुआ है नर्सिंग होम्स, यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है 1500 का, और ये जिस वक्त का ट्रायल बैलेंस है उस वक्त तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। अब हमें पता है कि जी सितंबर का महीना तो गुजर गया है, इट मींस कि इस 1500 में से 500 तो वैसे ही खत्म हो गए, वॉइड हो गए। तो हम उसे अब क्या करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। हम कहेंगे कि अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू वहां पे क्रेडिट हो रहा था, अब ये क्योंकि इसमें से अमाउंट कम हो रही है इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो गया है, डेबिट हो गया है, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेवेन्यू में, टू रिकॉर्ड अर्न्ड। ठीक है, फिर है आपके पास the theater receives a percentage of the revenue earned by Sweet Corporation, the concessionaire operating the snack bar. For snack bar sales in September, Sweet owes off-campus playhouse 4600, payable on October 14. No entry has yet been made to record this revenue. ये क्या कह रहा है कि जी जो उन्होंने ठेका दिया हुआ है कंसेशनर को, जो वहाँ पर स्नैक बार चलाता है उनके थिएटर के अंदर, उससे ये हर महीने एक परसेंटेज लेता है रेवेन्यू की, उसका जितना भी रेवेन्यू होता है उससे एक परसेंटेज ये अपने लिए उससे ले लेता है। अब सितंबर के महीने के लिए जो ये अमाउंट है रेवेन्यू की वो कितनी बन रही है, 4600 बन रही है, लेकिन ये अभी तक इसे मिलेगी नहीं। ये मिलेगी कब, इसको 14 अक्टूबर को मिलेगी, लेकिन कोई भी एंट्री इसके लिए रिकॉर्ड नहीं हुई है। अब हमने इसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इन्होंने यहाँ एक हिंट आप लोगों को दिया हुआ है कि आप इसको कंसेशंस रेवेन्यू को क्रेडिट करें।
यानी आप इसे वो जो इनका रेगुलर रेवेन्यू वाला था उसको क्रेडिट ना करें, आप कंसेशन रेवेन्यू को क्रेडिट करें इसके लिए। आप इसे कैसे लिखेंगे? रेवेन्यू रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल जो भी रिसीवेबल है ये आपका एसेट है। आप इसे लिखेंगे कंसेशन रिसीवेबल और ये क्या है? कंसेशन रेवेन्यू है। कितनी अमाउंट थी इसकी? 4600। डिस्क्रिप्शन में स्किप कर रही हूँ फिलहाल के लिए ताकि जो है हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए जी। फिर है salaries earned by employees but not yet recorded or paid as of the September 30th amount to 2200. No entry has yet been made to record this liability and expense. ये वही बात है जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया कि सैलरीज एम्प्लॉयज ने तो अपनी सर्विसेज दे दी, तो दे हैव अर्नड देयर सैलरीज बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड देम और वी हैव नॉट पेड देम येट। सो फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड देम। ऐसे लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस है to salaries payable because we haven't paid it, we are just going to record it and we are recording it have to satisfy in the near future. फिर है आपका 8वां, income tax expenses for September is estimated at 3600. This amount will be paid in the October 15 installment payment. क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है? 3600 है और पे कब होगा? अक्टूबर 15 पे। तो इसका मतलब है कि इसने हमें बताया है, इट मींस कि हम लोगों ने इसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। बन रहा है 3600 है और अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हम लायबिलिटी के तौर पे शो कर रहे हैं कितना? 3600। आखिरी है utilities expenses recorded as monthly bills are received. No adjusting entry for utilities expenses are made at the month end. Utilities expense आप तब रिकॉर्ड करते हैं जब आपके पास मंथली बिल्स आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए आपने adjusting entries for utilities expense are made at month end, कोई भी वैल्यू इसने हमें नहीं बताई हुई है। इसका मतलब है कि जैसे ही ओके एंड में यानी हम लोग इसकी कोई भी हम लोग एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, ये हमें ये कह रहा है कि जी जिस वक्त रिसीव होगा उस वक्त हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर भी कहीं पर भी यूटिलिटीज एक्सपेंस के बारे में इन लोग लिखा हुआ एज सच नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसके लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा अब जरा देखें कि हुआ क्या। तमाम की तमाम एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। ये है हमारी फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8। These were the 8 entries. अब होता क्या है, जब हमें एडजस्टेड ट्रायल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या पहला जो ट्रायल बैलेंस मिला हुआ होता है, हम उसमें एडजस्टमेंट जब करते हैं उसके बाद हमें इस ट्रायल बैलेंस में एक जो नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम उसमें इस तमाम की तमाम एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये है कि इस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जितने भी उधार पे दिए गए रेवेन्यूज हैं या एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो हमारे पहले ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो भी अब यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब किस तरह से हम इनको एंटर करते हैं, अब जरा देखते जाएं। एक्सक्यूज मी मैम, बस नहीं है बेटा मैं कह रही हूँ कि ये वाला चीज खत्म कर दें वरना ये फिर अगले क्लास तक चला जाएगा। जैसी आपकी मर्जी में। और किसी को वो है किसी ने कहीं जाना है या क्या है, तो फिर हम लोग इसको वो करते हैं, रोक देते हैं। बता दें जी। मैम एज यू विश।
आपको जो सही लगता है। खवातीन इधर मैम इसका सेम मतलब एडजस्ट ट्रायल बैलेंस इसका बिल्कुल सेम बनेगा जिस तरह हम लोग लेजर का बनाते थे। हाँ वैसा ही ट्रायल मैम बैलेंस बनेगा, बल्कि इन्होंने यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है ना, देखें इसी ट्रायल बैलेंस को उठा के आप वहाँ पर कॉपी कर दें। सिर्फ ये जो एंट्रीज हैं इसको आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो अभी कर लें या फिर जो है ना बस नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें? नेक्स्ट क्लास के लिए कर लेते हैं। ठीक है नादिया, नादिया ये आपको मैंने सामने देखा है बेटा, आपने मुझे बहुत तंग किया। ये आप सामने आके मुझे जरा दिखाएं कि ये मैं हूँ और मैं आपको ऐसे तंग कर रही थी, फिर मैं आपको देखूंगी। चलेगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग थक गए हैं, मैं भी थक गई, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक आप लोग अपना जो है अपनी तरफ से एटलीस्ट एडजस्टिंग वाले क्वेश्चंस एक दो और सॉल्व कर लीजिएगा। सही हो गया? यस मैम। चले फिर यस मिलते मैम। हैं मंडे वाले दिन, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और टाइमिंग वही सेम रहेगी मेरे ख्याल से जो हमारी थी। अगर आप लोगों की क्लास नहीं हो रही हुई तो मुझे बता दीजिएगा, पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग को करीब कर लेंगे। मैम नहीं होती, 3 बजे फ्री है हम लोग। यार ये टीचर कौन थे? सरासत ले रहे थे क्लास? नो मैम। कौन थी मैम? मैम वो ओरल कम्युनिके नहीं कौन सी क्लास थी हमारी, वो चेंज हो गई, पता नहीं कोई क्लास थी, किसी टीचर ने चेंज कर दी फिर। बस फिर 3 बजे मेरी इंग्लिश थी। 3 बजे थी ना। हम लोगों ने कितने बजे स्टार्ट की थी? हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3:30 बजे स्टार्ट की थी। बस 3:30 बजे मेरी क्लास रखें, ठीक है, क्योंकि उसके बिल्कुल इमीडिएटली उससे पहले MBA थर्ड वालों के साथ मेरी क्लास होती है, तो वो ख़त्म होगी जैसे ही, बस 3:30 बजे हम लोग आपकी क्लास लेंगे, ठीक है? यस मैम। मैम मेरे ख्याल से 3 बजे ये वो क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक का मेरे ख्याल है, इसी तरह नहीं है? स्टैटिस्टिक का मेरे ख्याल 3 बजे शुरू होता है। स्टेट्स का ट्यूसडे को होता है और थर्सडे को, मंडे को नहीं होता। अच्छा मंडे और वेडनेसडे तीन भेज रहे हैं विलायत। मैम वो पता नहीं मतलब टाइम टेबल एक दफ़ा सेंड किया हुआ था। एक तो हमारा तकरीबन मेरा ख्याल 11 से 12:30 तक है, 12:30 से 2 तक है, और 3 से 4:30 के मेरे ख्याल वो मैंने कहा शायद स्टेट्स का है। हाँ नहीं वो मेरी क्लास है, वो जो है ना मैंने ये इसकी ओरल कम्युनिकेशन की क्लास की वजह से आगे की थी, लेकिन अब वो नहीं हो रही है, तो बस 3:30 बजे है ना हम लोग लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? ओके मैम इंशाल्लाह। चलो तब तक आप लोग अपना ख्याल करें, बस एक दो क्वेश्चंस मेरे लिए कर लीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो है ना वो हो कि जो है ना कोई कोई चीज़ आप लोगों ने सीखी, और आप लोगों को भी अगर इन बिटवीन कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो टीम्स पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है? मैम ये जो सारे मतलब सब्जेक्ट्स है, इनमें सबसे ज़्यादा